दोस्तों, जिंदगी कोई आसान राह नहीं है। हर इंसान अपने हिस्से की आंधियों से टकराता है। हर कोई संघर्षों की धूप में तपता है। फर्क बस इतना है कि कोई इन हालातों को हार मानकर बैठ जाता है और कोई इन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बना देता है। असल में जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, रास्ते कभी खुद नहीं बनते, उन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है। इतिहास गवाह है, मेहनत करने वाला इंसान मिट्टी से भी सोना गढ़ लेता है। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और न ही कोई सपना बड़ा होता है। फर्क सिर्फ नीयत और हौसले का होता है। अगर दिल में आग है तो टूटी झोपड़ी से उठकर भी इंसान अपने नाम का एक उजाला रख सकता है। आज की यह कहानी उसी जज्बे की है। ये कहानी है चंद्र की, जिसने साबित किया कि किस्मत बहाने बनाने वालों की नहीं, बल्कि मेहनत करने वालों की साथी बनती है। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर हम कदम बढ़ा दें तो रास्ते हमारे इंतजार में नहीं, बल्कि हमारे हौसले के इशारे पर खुद बनने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक यात्रा में चलते हैं चंद्र के साथ और सीखते हैं कि जिंदगी की आंधियों में टिके रहना क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और सरल जीवन जीता हुआ गांव अभयपुर अचानक बाढ़ की विनाशकारी चपेट में आ गया। खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और बूढ़ों की कहानियों से भरा वह गांव अब एक उदासी भरे सन्नाटे में डूब चुका था। मिट्टी की कच्ची दीवारें पानी के बहाव में बह गई। जमीन, जानवर, अनाज सब कुछ जैसे बह गया। उसी गांव में रहता था आरव, एक सीधा साधा 15 साल का लड़का। उसका परिवार बहुत गरीब था, कच्चे घर में, सीमित खेत में और मेहनत के सहारे जीने वाला परिवार। लेकिन बाढ़ की उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उसके माँ बाप, जिनकी पूरी दुनिया थी, वो बाढ़ के बहाव में समा गए। अब आरव अकेला था, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। ना घर रहा, ना खेत, ना माँ की गोद रही, ना बाप का कंधा, और ना ही अब कोई था जिसे वह अपना कह सके। गांव की गलियों में अब आरव अकेले भटकता था। लोग अपने अपने नुकसान समेटने में लगे थे, कोई भी उसकी ओर नहीं देखता था। भूख प्यास से बेहाल आरव किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता। जो कभी उसके पिता के मित्र रहे थे, वे कभी कभी उसे एक वक्त की रोटी थमा देते थे, मगर वह भी बहुत कम। दिन बीतते गए, वह बरगद का पेड़ आरव का नया घर बन चुका था। वहीं बैठा वह आसमान देखता, फिर धरती, फिर अपने खाली हाथ। वो सोचता, क्या अब मैं भी इस दुनिया के लिए बेगाना हो गया? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई? एक दिन शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव में बाढ़ का पानी सूखने लगा था। लोग फिर से अपने खेतों में लौटने लगे थे। खेतों में हल्की खड़खड़ाहट गूंज रही थी, मगर आरव का जीवन वहीं रुका था, बरगद के नीचे। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत, जिसे सब सरस्वती दादी कहते थे, आरव के पास आकर बैठी। उसकी आंखों में आरव को देखकर एक अजीब सी पीड़ा झलकी। प्यार भरे स्वर में उसने पूछा, बेटा, क्या खो दिया तूने बाढ़ में? आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सब चला गया सरस्वती दादी, मेरी माँ पिता दोनों। मेरे लिए तो बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। अब तो ना घर है, ना खेत, ना खाना, भूख से परेशान हूँ और कोई मदद करने को भी तैयार नहीं। सरस्वती दादी की आंखें भी भर आईं। कुछ देर वो चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा, ये दुख बस तुम्हारा नहीं है। जब मैं तेरी उम्र की थी तब भी ऐसे ही बाढ़ आई थी। मेरे माँ बाप और भाई बहन सब उसी बाढ़ में चले गए थे। मैं भी अकेली बची थी, एक लड़की, एकदम तन्हा। आरव ने हैरानी से देखा उन्हें। उसने बोला, फिर आपने कैसे जिया सरस्वती दादी अकेले? सरस्वती दादी ने हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी से उम्मीद मत रखना। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। और बेटा, तू लड़का है, दुनिया तुझसे हमदर्दी नहीं करेगी। तुझे अपना मुकाम खुद बनाना होगा, चाहे कोई भी काम करना पड़े। आरव अब चुप नहीं रहा। उसने आंसू पोंछे और पहली बार उसने अंदर से एक आवाज सुनी,
सरस्वती दादी, आपने आज मेरे भीतर कुछ जगा दिया है। अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, कुछ करूंगा, खुद के लिए, माँ बाप की आत्मा के लिए और इस जिंदगी के लिए। अगली सुबह आरव उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक नई चमक थी। उसने ठान लिया था अब खुद के लिए एक झोपड़ी बनाएगा। रहने की जगह होगी तो आगे कुछ सोच सकेगा। वह जंगल की ओर गया। अभयपुर के पास ही था। वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ बांस, कुछ बाढ़ में बहकर आई टूटी फूटी पट्टियां। इन्हें लेकर वह अपनी पुरानी जमीन की ओर गया जो अब मिट्टी और पत्थरों से भरी पड़ी थी। वहीं उसने थोड़ी जगह साफ की और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, बस इतनी कि उसमें बैठा जा सके, लेटा जा सके। उस रात वो उसी झोपड़ी में लेटा। ऊपर छत नहीं थी पर चांदनी जरूर थी। मेरे अपने हाथों से बना पहला घर, छोटा है पर मेरा है। अब पेट की चिंता थी। कुछ दिन पहले मुखिया के घर के बाहर सड़क की मरम्मत हो रही थी। वही मजदूर काम कर रहे थे। आरव पहुंचा वहां। एक मजदूर ने कहा, मुखिया जी से पूछ ले, शायद तुझे भी काम दे दे। आरव दौड़कर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, मुझे भी काम दे दो, भूखा हूँ, मैं डरता नहीं। मुखिया जी ने देखा एक कमजोर, दुबला पतला लड़का, पर आंखों में आग थी। पास खड़े एक मजदूर ने कहा, मुखिया जी, ये मिट्टी धो सकता है, हमें मदद मिल जाएगी। मुखिया जी बोले, ठीक है, देखता हूँ कितनी मेहनत करता है। काम शुरू हुआ। आरव ने पूरा दिन भूखा रहकर मिट्टी के तसले उठाए, इधर से उधर धोया। धूप में पसीना टपकता रहा पर वह रुका नहीं। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। वह रास्ते में एक दुकान से गुजरा। वहां से एक पतीला, एक चावल का पैकेट और कुछ मसाले लिए। रात को अपनी झोपड़ी के बाहर ईंटों का चूल्हा बनाया। जैसे माँ बनाती थी वैसा ही चावल और दाल बनाया। खुद के हाथों से पहली बार पका खाना। माँ की यादें साथ थी पर आत्मगौरव भी था। आज भूखा नहीं सोऊंगा, आज मैंने कमाया है, खाया है और जिया है। आरव अब हर सुबह उठता था, अपनी झोपड़ी से सीधे काम पर निकलता। गांव के मुखिया के घर के बाहर बाढ़ से टूटी सड़क की मरम्मत हो रही थी और आरव वहीं 4 दिन लगातार मिट्टी उठाकर तसले में भरकर धूप में झुलसते हुए काम करता रहा। भूख लगती थी पर थकान से भी ज्यादा सुकून था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह कुछ कर रहा है खुद के लिए। काम कठिन था लेकिन आरव की आंखों में एक उम्मीद थी, शायद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हर शाम वह अपनी मजदूरी के पैसे पाकर चुपचाप अपनी झोपड़ी में जाता, एक छोटा सा चूल्हा जलाता और खुद का खाना पकाता। वो खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं होता था लेकिन उसमें मेहनत की खुशबू थी। 4 दिन बाद जैसे ही सड़क का काम पूरा हुआ, आरव को अब अगला काम नहीं मिला। वह रोज सुबह खेतों की ओर निकल जाता, लोगों से पूछता, कुछ काम है, पर हर बार वही जवाब, अभी तो नहीं बेटा। बाढ़ के बाद सब अपने काम में लगे थे, किसी के पास आरव के लिए समय नहीं था। पेट की आग फिर से धधक उठी थी। थकावट नहीं, अब दोबारा वही बेबसी आने लगी थी। शाम होने लगी। आरव पूरे गांव में काम की तलाश में भटकता रहा, वहां से वहां तक चलना बिना कुछ खाए प्यासे गले से। उसका बदन जवाब देने लगा था। शाम को वह गांव की चौपाल की ओर गया, थका हुआ, निढाल। तभी उसकी निगाह चौपाल के पास रुकी एक पुरानी सी बस पर पड़ी। बस के दरवाजे खुले थे और उसमें से गांव के कुछ पुरुष उतर रहे थे। साथ ही एक आदमी सबको पैसे बांट रहा था। आरव हैरान था, धीरे से पास गया और एक आदमी से पूछा, भैया यह क्या हो रहा है? आदमी ने जवाब दिया, ये सब आज शहर से काम करके लौटे हैं। शहर में एक फैक्ट्री बन रही है, वहाँ मजदूरों की जरूरत है। यह आदमी ठेकेदार है, गांव से मजदूर ले जाता है, सुबह और शाम को लाकर पैसे भी देता है। आरव के अंदर जैसे कोई अलार्म बज गया। उसके चेहरे पर रोशनी लौट आई। तो अब मुझे रास्ता मिल गया है। वो सीधा उस ठेकेदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भैया जी मुझे भी ले चलिए, मैं काम करना चाहता हूँ, मजदूरी चाहिए, भूखा हूँ। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अरे
तू तो बच्चा है, ये काम तुझसे नहीं होगा। आरव की आंखों में जिद थी, विनती नहीं। वो बोला, मैं छोटा हो सकता हूँ लेकिन मेहनत बड़ी करूँगा। मैंने गांव में काम किया है, मिट्टी उठाई है, तसले धोए हैं, बस एक मौका दीजिए। ठेकेदार थोड़ी देर सोचता, समझ गया, चेक मार्क। अब इस तीसरे हिस्से को भी मैं बिल्कुल आपकी लिखी हुई कहानी जैसा ही रखूंगा। सिर्फ नाम वही रहेंगे जो पहले हिस्से में बदले गए थे। चंद्र आरव, दादी अम्मा सरस्वती दादी, गांव अभयपुर, पेड़ बरगद। बाकी का हर शब्द, वाक्य और भाव ज्यों का त्यों रहेगा। रहा। फिर बस में बैठे एक मजदूर से बोला, आज 3 मजदूर कम हैं, चलो इसको ले चलते हैं। पर सुन लड़के, छुट्टी नहीं मिलेगी, रोज सुबह काम और शाम को वापसी। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, मंजूर है भैया, मैं मेहनत करने के लिए ही जी रहा हूँ। अगली सुबह आरव ने पुराने मैले कुचले कपड़े पहने, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी लेकिन चाल में आत्मविश्वास। वह चौपाल पहुंचा और बस का इंतजार करने लगा। जैसे ही बस आई, वही ठेकेदार उतरा। पुराने मजदूर बस में चढ़े। अब आरव भी आगे बढ़ा। ठेकेदार ने फिर से उसकी ओर देखा। नाम क्या है तेरा? आरव, उसने कहा। ठीक है आरव, चढ़ जा। बस चली। आरव ने खिड़की वाली सीट ली। पहली बार वह गांव की सीमाओं से बाहर निकल रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह देख रहा था हरे भरे खेत, धीरे धीरे बदलता परिदृश्य, फिर शहर की भीड़, ट्रैफिक, ऊंची इमारतें, फैक्ट्री के आसपास का शोर। उसकी आंखें सब कुछ पहली बार देख रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। बस जैसे ही शहर के बाहर पहुंची, आरव की आंखों में चमक आ गई। वो अब तक सिर्फ अभयपुर की गलियों और खेतों की हरियाली में ही रहा था, लेकिन यहाँ ऊंची इमारतें, धूल, मशीनों की गड़गड़ाहट और हर तरफ लोग काम में लगे हुए थे। बस एक मैदान में रुकी, जहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण चल रहा था। आरव ने देखा, कोई मजदूर ईंटें धो रहा था, कोई सीमेंट की बोरियां, कोई सरिया काट रहा था तो कोई दीवार खड़ी कर रहा था। यह उसका पहला काम का मैदान था। ठेकेदार ने सभी मजदूरों को काम पर लगाया। आरव को देखा और कहा, तू नया है, इसलिए आज हल्का काम कर। मिट्टी के तसले उठा और यहाँ से वहाँ गिरा दे। आरव बोला, जी साहब, मैं कर लूँगा। पूरा दिन आरव ने बिना रुके मिट्टी धोई। धूप थी, गर्मी थी, मगर आरव के मन में एक आग जल रही थी। शाम को सभी मजदूरों को बस में बिठाया गया और गांव वापस लाया गया। ठेकेदार सबको मजदूरी बांट रहा था। आरव को सबसे कम पैसे मिले। उसने धीरे से पूछा, भैया, मुझे बाकी लोगों से कम क्यों? ठेकेदार बोला, क्योंकि तू नया है और तुझसे काम भी कम करवाया गया है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कम पैसे नहीं, ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। ठेकेदार उसकी आंखों में देखता रहा और मुस्कुराया, ठीक है, कल देखता हूँ क्या कर सकता है। अगले दिन आरव फिर चौपाल आया, बस में बैठा और फैक्ट्री पहुँचा। उस दिन आरव को ठेकेदार ने पूरे मजदूरों की तरह काम दिया। ईंटें उठानी थी, सरिया ले जाना था, मिट्टी का गारा बनाना था और सबसे कठिन सीमेंट की बोरियां सर पर उठाकर ले जाना था। आरव ने बिना एक बार भी शिकायत किए हर काम को पूरी लगन से किया। उसने नजरें झुका ली, सिर्फ काम में लगा रहा। शाम को जब ठेकेदार ने सबको पैसे दिए तो आरव को देखकर बोला, शाबाश बेटा, आज तूने खुद को साबित कर दिया। तू सच में मजदूरी करने आया है, भीख मांगने नहीं। ऐसे ही करता रहा तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। आरव के होंठ कांप गए। उसने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, काश माँ बाबा होते, आज वो मेरे पहले कमाए इन पैसों को देखकर मुस्कुराते। अब आरव रोज बस से शहर जाता, फैक्ट्री में मजदूरी करता और शाम को लौटता। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए, झोपड़ी के लिए कुछ राशन, एक तख्त और चादर ली और सबसे जरूरी, अब वो भूखा नहीं सोता था। उसकी झोपड़ी अब सच्चे आशियाने की तरह लगने लगी थी। बारिश में भी पानी अंदर नहीं आता और हवा से बचाव हो गया था। एक दिन जब फैक्ट्री का काम अस्थायी रूप से बंद हुआ, ठेकेदार गांव आया।
सुबह सुबह उसकी गाड़ी आरव की झोपड़ी के सामने रुकी। आरव ने बाहर आकर पूछा, साहब आप? ठेकेदार बोला, अब 2 दिन काम नहीं है, क्यों ना तेरी झोपड़ी को थोड़ा मजबूत करवा दूं? आरव की आंखें खुशी से भर आईं। साहब, मैं यही तो सोच रहा था, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाया अब तक पूरे। ठेकेदार मुस्कुराया, जितना है उतना दे देना, बाकी मजदूरी से काट लेंगे। तू तो मेहनती है, तुझसे भरोसा है मुझे। उसी दिन 2 मजदूर आए, टिन की चादर, ईंटें और मिट्टी लेकर। उन्होंने दीवारें खड़ी की, छप्पर की जगह टिन की छत लगाई। ठेकेदार खुद एक चारपाई और गद्दा लेकर आया। आरव को जैसे सपना सच होते दिखा। अब ये झोपड़ी नहीं, मेरा घर है। उस रात आरव पहली बार चारपाई पर चैन से सोया। उसकी आंखों में संतोष था और मन में यही भाव, सरस्वती दादी सही कहती थीं, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अब आरव को कोई डर नहीं था, बारिश का, ठंडी रातों का, भूख का। पर मन में एक सवाल उठने लगा था, क्या मैं बस इतना ही पाऊंगा? क्या मैं जिंदगी भर मजदूरी ही करूंगा? उसी फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन ठेकेदार ने पूछा, आरव, अब जब तेरा घर बन गया और थोड़ा पैसा भी जुड़ गया तो आगे क्या करना चाहता है? आरव बोला, साहब, मेरी थोड़ी जमीन तो है, मगर उस पर बाढ़ की मिट्टी जमी हुई है। साफ कराऊं तो वहां कुछ उगा सकता हूं। ठेकेदार ने सिर हिलाया, लेकिन चुप रहा। इस बार उसने आरव को कोई सलाह नहीं दी। ये बात आरव को अजीब लगी। वो रात भर सोचता रहा। साहब तो हमेशा तारीफ करते थे, अब चुप क्यों हैं? अगली सुबह उसने खुद जाकर ठेकेदार से पूछा, साहब, क्या मेरी बात गलत थी? ठेकेदार हंसा और बोला, नहीं बेटा, मैं देख रहा था कि अब तेरी सोच कहाँ तक जाती है। तेरे अंदर आग है, पर तुझे दिशा चाहिए। क्या तू चाहता है कि जिंदगी भर मजदूर ही बना रहे? आरव चुप रहा। फिर साहब बोले, जिंदगी में कभी एक ही रास्ते के आदी मत बनो, सोच को बड़ा बना। अब तू शहर घूम, देख लोग कैसे काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। ठेकेदार ने अगले दिन आरव को साथ लिया और शहर ले गया। वे दोनों बस से शहर की गलियों में घूमे। कहीं एक आदमी ठेला लगा रहा था, कहीं कोई सब्जी बेच रहा था, कहीं कोई चाय का ठेला, तो कोई कपड़ों का शोरूम चला रहा था। आरव हर एक को गौर से देखता रहा। फिर एक ढाबे में दोनों बैठे, खाना खाया और चाय पी। ठेकेदार ने पूछा, क्या देखा आज? आरव बोला, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, सब कुछ छोटा है, पर सब में रोज की कमाई है। कोई मालिक है, कोई काम करने वाला। ठेकेदार मुस्कुराया, बस यही फर्क है सोच का। जो मजदूरी से मालिक बनना चाहता है, उसे अपने अंदर कुछ नया सोचना होता है। आरव ने ठेकेदार से कहा, साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी खेत पर कुछ उगाऊं और शहर में आकर खुद बेचूं, या फिर कोई छोटा काम जो सीखते हुए चल सके। ठेकेदार बोला, तू मेहनती है, अब तेरे अंदर सोच भी जाग चुकी है, यही सच्चा रास्ता है। अब तेरी मंजिल सिर्फ रोटी कमाना नहीं, खुद का सपना बनाना है। फिर अगले 2 दिन आरव अकेले शहर गया। उसने देखा, महसूस किया, खुद को परखा। वापस आकर बोला, साहब, मैंने तय कर लिया है, मैं हफ्ते में 6 दिन मजदूरी करूंगा और 1 दिन खेत की मिट्टी हटाऊंगा, मिट्टी की सफाई करूंगा, खुद पैसा भी बचाऊंगा, सोच भी रखूंगा। ठेकेदार मुस्कुराया, शाबाश, यही तो सुनना चाहता था। अब तेरी मंजिल साफ है और रास्ता तूने खुद बना लिया है। आरव ने मेहनत शुरू की। 6 दिन मजदूरी, 1 दिन खेत। हर रविवार वो खुद फावड़ा लेकर खेत की मिट्टी हटाता। धीरे धीरे खेत साफ होने लगा। 6 महीने बाद ठेकेदार ने उसके साथ खेत देखा। उसने मिट्टी उठाई, सूंघी और कहा, आरव, ये मिट्टी तो बहुमूल्य है, इसमें रेत और पत्थर नहीं, ये तो बाढ़ की लाई उपजाऊ मिट्टी है। आरव चौंक गया। ठेकेदार बोला, इस मिट्टी को मैं बिकवा सकता हूँ, बाजार में अच्छे दामों पर। आरव ने हामी भर दी। कुछ ही हफ्तों में मिट्टी बिक गई। जो मिट्टी उसे रुकावट लग रही थी, वही उसकी पहली बड़ी कमाई बन गई। ठेकेदार को भी हिस्सा दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। आरव बोला, साहब, यह आपकी सोच थी, मेरी मेहनत थी।
हिस्सेदारी तो बनती है। ठेकेदार भावुक हो गया। बेटा, अब तू मालिक बन रहा है, तू अब मेरी तरह सोच रहा है। अब आरव के पास पैसे थे, पर साथ ही उसने ठेकेदार से कहा, साहब एक साझेदारी करें, खेत किसी को ठेके पर दें और हम शहर में कोई काम शुरू करें। ठेकेदार खुश हुआ। बिल्कुल बेटा, तू अब सोच में भी साथी बन गया है, चल मिलकर कुछ शुरू करते हैं। उन्होंने एक सीमेंट की दुकान किराए पर ली। शुरुआत की 500 बोरी से, फिर ट्रक, फिर पूरा गोदाम। अब आरव मजदूर नहीं रहा, वो मालिक बन चुका था। कुछ साल बीते, आरव अब 25 साल का हो चुका था। उसके पास शहर में अपना घर, अपना बिजनेस, अपना सामान था। वो और ठेकेदार अब कार में चलते थे, सीमेंट, सरिया, बालू सबका व्यापार करते थे। एक दिन शाम को अपने घर की छत पर खड़े होकर आरव बोला, साहब अगर माँ बाबा आज होते तो बहुत गर्व होता उन्हें। ठेकेदार ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ऊपर वाला कुछ देता है, कुछ लेता है, पर तूने जो किया वो हर माता पिता का सपना होता है। आरव बोला, साहब एक बात आज साफ हो गई, मंजिल कोई नहीं बताता, बस एक बार ठान लो तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों, आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, जब तक इंसान के अंदर जीने की चाह और मेहनत की आग बाकी है, तब तक वह अपने लिए एक रास्ता बना ही लेता है। जब माँ बाप छीन गए, तब भी आरव ने हार नहीं मानी। जब पेट भूख से जल रहा था और मदद का कोई हाथ नहीं था, तब भी उसने आसमान की ओर नहीं, अपने हाथों की ओर देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, पूरी जिंदगी का फलसफा है। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जो खड़ा रहता है आंधियों में, वही एक दिन छांव देने वाला पेड़ बनता है। मदद मिलना अच्छा है, लेकिन मदद की उम्मीद में बैठ जाना खुद के पैरों से जमीन खींच लेने जैसा होता है। जब हम अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, तब रास्ता हमें नहीं, हम रास्ते को बनाते हैं। चंद्र ने हमें दिखाया कि छोटे से झोपड़ी में बैठा मजदूर भी अगर चाह ले तो शहर में अपने नाम की दुकान खोल सकता है। सच यह है, किस्मत बहाने वालों की नहीं, मेहनत करने वालों की दोस्त होती है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, उठो, सोचो, चलो और अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि आखिर में तूफानों में कश्तियाँ डूबती नहीं, जो पतवार थामे रखते हैं वही किनारे तक पहुँचते हैं। चंद्र की तरह सोचो, चंद्र की तरह संघर्ष करो और याद रखो, रास्ता कोई नहीं बनाता, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर चंद्र की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो यहीं रुकिए मत। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा मोड़ देखा है जहां आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ा हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल ट्रुथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची दिल से निकली कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं जिंदगी की वह बातें जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। याद रखिए, ट्रुथ ऑफ लाइफ सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है आपकी और हमारी साझा जिंदगी की सच्चाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।